सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको हमारे जो कक्षा छठी के जो दूसरी पाठ है बचपन, उसका मैं पढ़कर पैरा वाइज आपको अर्थ बताऊंगी। और आप भी अपना पुस्तक ले लीजिए, किताब बुक्स लेके सामने आ जाइए और पढ़िए। और इसकी जो लेखिका है कृष्णा सोबती जी, उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर की है। तो इस पाठ के जरिए तो मैं चलती हूँ, आराम करती हूँ, आप भी करिए। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो यहाँ लेखिका कहती है कि वे अपने बचपन की ओर ले जाएंगी। अभी वो कह रही है वो इतनी बड़ी है कि जैसे कि घर परिवार में नानी होती है या बड़ी मौसी या बुआ या दादी, है ना। और वो कहती है कि उनको परिवार में सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो यहाँ लेखिका कहती है कि अब उनकी उम्र हो गई है, वो अपने आप को सयाना महसूस करती है, मैच्योरिटी उनकी आ चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई है। ऐसा उनको मतलब कि फीलिंग होता है, क्योंकि वो ऐसा फीलिंग क्यों सयाना महसूस हो, क्योंकि वो उनके और हमारे पीढ़ी में एक अंतर है ना, पीढ़ी का अंतर है। तो उनको ऐसा लगता है। तो उनके ओढ़ने पहनने में भी काफ़ी उनका बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। और वो कहती है कि वो पहले बहुत कलरिंग कपड़े पहनती थी, जिनमें नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी और कई रंग के पहनती थी। तो आज उनको ऐसा लगता है कि अब उनको गहरे रंग के कपड़े पहनने का मन नहीं होता। जैसे लगता है कि लाइट ड्रेस पहने, लाइट कलर के ड्रेस पहने, ज़्यादातर सफ़ेद की ओर उनका मन जाता है। तो वो कहती है कि पिछले दशकों में, जैसे उनके पहले समय से, जैसे छोटे से लेके बड़े तक 10, 20, 30, 40 जो ईयर्स में उन्होंने जो पहने, तो वो कहती है कि पहले उन्होंने फ्रॉक पहने, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब क्या पहनती है वो चूड़ीदार, जो लंबी चूड़ीदार होती है, और घेर वाले कुर्ते जो लंबे से होते हैं ना, अम्ब्रेला टाइप में, तो वो कुर्ते वो पहनती है। तो पहले से अभी तक में उनमें कितना चेंजेस है, कितने कुछ वो पहनी है। तो बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनौटों वाला घेरदार फ्रॉक, गुलाबी रंग की फ्रिल। तो वो कहती है कि उनके बचपन की बहुत सारी फ्रॉक उनको अभी भी याद है। जैसे कि एक पीली हल्की नीली के साथ पीली धारी वाला जो लाइंस वाला फ्रॉक, फिर उसका जो कलर है गोल, और बाजू भी जैसे गोल राउंड शेप में, ऐसे गोल कफ ऐसे वाला फ्रॉक, फिर हल्के गुलाबी लाइट पिंक कलर का फ्रॉक, फिर चुन्नट वाला, जैसे फ्रिल्स होते हैं ना, फ्रिल्स ऐसे 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 चुन्नट दिया हुआ, वो फ्रिल्स वाला फ्रॉक, और उनके नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल होती थी, है ना, फ्रॉक में, ऐसे बोल रहे हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस समय का फैशन कैसे था कि फ्रॉक के आगे में एक पॉकेट्स होती थी, पॉकेट्स में बच्चे हैंकी
यानी जो हैंकरचीफ रुमाल रखते थे, और रिबन्स, लड़कियां रिबन, कलरिंग रिबन्स पहनते थे सर में, वो फैशन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक, उसके नीचे फर टंकी थी। वो कहती है कि एक गरम फ्रॉक जो लेमन कलर का था, जो लेमन कलर मालूम है, जो ना ग्रीन ना वो लेमन कलर का वो फ्रॉक था गरम उनका, और उसके नीचे फर एक टंकी थी हुई थी। ठीक है, 2 ट्यूनिक भी याद आते हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याज, और उनके 2 ट्यूनिक जो होते हैं वो भी याद आते हैं, और चॉकलेटी रंग का अंदर, चॉकलेटी रंग का एक जिसकी कोटी प्याजी कलर की थी, दूसरा ग्रे और साथ में सफ़ेद कोटी, और दूसरा क्या था, सफ़ेद ग्रे था और उसमें सफ़ेद कोटी, सफ़ेद माने वाइट। तो इस तरह का फ्रॉक का कॉम्बिनेशन का उनको अभी भी याद है, जो छोटे में उन्होंने कितनी फ्रॉकें पहनी थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। तो लेखिका कहती है उनको मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, और बच्चे तो पहनते हैं ज़्यादातर, स्टॉकिंग तो आज भी पहनते हैं, है ना, ठंडियों में, और ऐसे भी पहनते हैं बहुत लोग। बचपन में हमने अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इनकी सख्त मनाही थी। तो लेखिका कहती है कि वो छोटे में उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। उनके घर में नौकर या नौकरानी को मोजे धोने की सख्त मनाही थी, माने उनके घर में नौकर नौकरानियों को मोजे धोने दिए नहीं जाते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो वो कहती है कि संडे के दिन, उनका जो संडे के दिन बच्चे सुबह में अपने मोजे वो धोते थे, और मोजे धोने के बाद उनका काम होता था जूते में पॉलिश लगाना, पॉलिश लगा के अच्छे से ब्रश से उसको चमकाना और उसको शाइन करना, है ना, ऐसे करते थे, या फिर कपड़े से भी ऐसे ऐसे घिसने से उसमें शाइन आ जाता है ना। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले के कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके बाद ही छालों का इलाज हो जाता। तो लेखिका यहाँ कहती है कि पहले उनको जो जूते पॉलिश करना आज भी अच्छा लगता है, और आज तो नए नए मार्केट में जूते आ चुके हैं, पर और आरामदेह भी है, पर पहले के जो जूते थे ऐसी आरामदेह नहीं होती थी। जब नए जूते पहनते थे तो बच्चों के पैर में छाले आ जाते, जैसे पहन के रगड़ के उसमें जैसे चमड़ा निकल गया, ऐसा होता है। तो ऐसे होते थे। जब लंबी सैर पर निकलते तो उन लोग जब नए जूते आते हैं उससे पहले वो उसका इलाज शुरू कर देते थे, मतलब कि हाँ नए जूते आएंगे कि तो उसको कैसे उनको सेफ रखना है, कैसे बचा के रखना है पैर को, ऐसा वो पहले से सोच के रखते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजों के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो लेखिका यहाँ कहती है कि जब उनको लंबी कहीं यात्रा कहीं घूमने जाना होता, तब तो मालूम है ज़्यादा चलना होगा, तो वो क्या करते थे, जो मतलब कि पहले ही वो रुई जो कॉटन होता लेके रखते थे, और जब पहनते थे मोजों के अंदर वो लगा के वो पहनते थे। तो कहती है वो आज तुम्हारे और हमारे बचपन में काफ़ी अंतर आ गया। पहले का जो बचपन था, बच्चे लोग को कुछ फैसिलिटी नहीं भी थी, और आज बहुत कुछ है ना। और पहले के जूते थोड़े सख्त होते, आजकल के थोड़े आरामदेह है। बच्चों को ध्यान में रख के भी शूज़ बनाए जाते हैं, सॉफ्टली, जो ऐसे नहीं होते, है ना। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। लेखिका कहती हर सैटरडे, एवरी सैटरडे उनको कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था।
और जैसे ही सैटरडे आने लगता उनको एक अलग सी उसकी गंध उनको नाक में आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगते। बोलते एक छोटा एक गिलास होता था, उसका एक कितना उसको खुराक देना है, कितना उसको क्वांटिटी देना है, उसका एक लेवल नाप था और उस हिसाब से बच्चों को कैस्ट्रोल ऑयल और जो ऑलिव ऑयल दिया जाता था। तो बोलते वो जैसे ही मतलब आते सामने उनको अजीब सा एक आता है बासी जैसे, मतलब बच्चे अगर जो खाने का मन नहीं उसको आप ज़बरदस्ती दे तो उल्टी जैसे आती है ना, वैसा उनको ये एहसास होता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो वो कहती है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि वो ऑलिव ऑयल और वो कैस्ट्रोल ऑयल पीती थी, अगर वो नहीं पीती तो शायद उनका तबीयत इतना ख़राब भी नहीं होता। मतलब कि वो पिलाई जाती थी उनको कि सेहत उनका ठीक रहे, ये सब ठीक रहे, लेकिन वो कहती है कि वो नहीं पीने से भी उनका कोई तबीयत उतना ख़राब नहीं होता, ऐसा उनको बाद में एहसास होता है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई। लेखिका कहती है कि अब मैं बताऊंगी कि तुम्हारे टाइम में और हमने बच्चों को बोल रही है तुम्हारे समय में और हमारे समय में कितनी दूरियाँ आ चुकी है और कितने सारे बचपन की जो दिलचस्पियाँ, जो शौक़ होते हैं बच्चों के, इंटरेस्ट होता है, वो भी कितना सारा चेंज हो गया है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। तो लेखिका कहती कि उस समय कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गई। कहते हैं कि पहले कचौड़ी समोसा हुआ करती थी, आज पेटीज़ लोग खाते हैं। हालांकि कचौड़ी समोसा भी मिलता है लेकिन पेटीज़ भी बहुत लोग खाते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में, पहले शहतूत फालसे और खसखस के शरबत होते थे, आज बच्चे कोक पेप्सी पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं थे, लेमनेड विमटो मिलती थी। उस समय कोक पेप्सी आया नहीं था तो लेमनेड और विमटो मिलती थी, जो कोल्ड ड्रिंक होता था पीने के लिए। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट का चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है। वो कहती हैं कि शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े होते हैं, जो बच्चे बड़े हुए हैं, उन्हें बेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की जो चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत मज़ेदार होती है, टेस्टी होती है, वो देने वाली, खाने से मज़ा आ जाता है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल के ब्राउन ब्रेड लाने को। तो वो कहती है कि उनके और उनके जितने भाई बहन हैं उन लोग की ड्यूटी पड़ती थी, जो शिमला मॉल से वो लोग ब्राउन ब्रेड लेकर आते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। वो कहते हैं कि उनका घर और मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक सीढ़ी से चढ़ते एक ग्राउंड आता और उसके बाद उनका घर मिल जाता। तो उनका जो कन्फेक्शनरी काउंटर में जहाँ से वो लोग लाते सामान, तो वहाँ में पेस्ट्री और चॉकलेट की जो खुशबू आती, मन भावनी, ऐसे ही लगता खाओ, ऐसा उनका मन ऐसे होता था वहाँ जब जाते। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। वो कहती है कि उनको हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाने की आज़ादी मिलती थी, तो वो कभी भी चॉकलेट खरीदकर वो वहीं खड़े खड़े नहीं खाती थी, वो घर में लाती थी और साइड में रख देती थी और रात को खाना खाने के बाद मज़े से बिस्तर में लेटकर मज़े लेकर वो खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, कुछ रस भरी।
कसमल। तो वो कहती शिमला के जो काफल थे वो उनको बहुत याद आते, खट्टे मीठे टेस्ट वाला, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी कलर का, यानी पिंक टाइप, रेड और पिंक टाइप का, रस भरी, पूरा उसमें जो पूरा भरा होता है रस। और कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आते, उन फलों को याद करके उसके मुंह में अभी भी याद मैंने पानी आ जाता है, मुंह में लालच आ जाता है, खाने का याद आता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, और चेस्टनट जो थी और एक चीज़ थी जो टेस्टी थी, आग पर भुने जाते फिर छिलके उतार कर मुँह में, बोलते कि वो उसे आग पर भूनते और उसको ऐसे छिलका निकाल कर फिर खाते थे। चने जोर गरम और अनादाना का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो यहाँ लेखिका कहती है बचपन में चने जोर गरम और अनारदाना का चूर्ण उन्हें बहुत पसंद था। तो चना जोर गरम तो आज भी चलता है, जो चने को बना के उसमें अंदर वो गरम करके उसमें पुड़िया में देते। पुड़िया कैसी होती थी, जैसे कागज़ के ऐसे रोल करके ऐसे नीचे कर देते, ऊपर बड़ा होता है और नीचे ऐसे होता है चोंगा टाइप का, तो उसमें बोलते वो अब उसमें चना जोर गरम दे देते थे और वो लेके ऐसे करके हाथ में खाते थे और मज़े से खाते थे, मज़ा आता था। तो उस समय एक फिल्मी गाना था ना, जो क्रांति फिल्म का गाना है, जो चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, तो वो गाना इतना फेमस था तो बच्चे भी जानते थे और गाते थे और मज़े से वो चने का स्वाद वो लेकर खाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाले बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक दिन चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार, एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। तो वो कहती है कि जो पुड़िया कुछ बच्चे लोग जो चना बनाते थे उसमें पुड़िया में तेज मसाले, कुछ मसाले ज़्यादा डालते थे और उसको लेकर उनका जो गिरजा का मैदान था वहाँ में पूरा वो लोग चलते थे और तब तक चना वो लोग खाते थे और एक एक चना पापड़ी ऐसे करके मुंह में डालते थे एक लय के साथ, मज़े लेके, माने कि उसका अलग ही लय रखता थी जो खाने का मज़ा लेके खाने का। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता। वो कहती है कि शिमला में उन्होंने जो शिमला रिज पर बहुत मज़े किए और उन्होंने घोड़े की सवारी भी की। तो शिमला के जो बच्चे हैं मतलब बच्चों को कभी ना कभी ये घोड़े की सवारी तो मौका मिल ही जाता है। तो उन्होंने भी वहाँ बहुत मज़े किए और घोड़े की सवारी भी की। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। वो कहती है कि उन्हें घोड़े कोई मतलब कि उनसे कम लगते थे तो वो उन पर घोड़ों पर वो हंसती थी, मतलब कि वो और उनके जो भी भाई बहन जो भी थे तो वो हंसते थे वो लोग। और वो कहती थी कि उनका ननिहाल का जो नानी के घर का जो घोड़ा है वो ज़्यादा हष्ट पुष्ट होते थे, पर आज वो बात नानी के घर का वो आज नहीं करेंगी, कभी फिर करेंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता उसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। ऐसा लगता जब शाम का समय होता था जैसे लगता रंग बिरंगे गुब्बारे हैं और उधर जाखू का पहाड़ और उधर शाम को चर्च की घंटियां जो बजती, वो घंटी से ऐसा लगता है कि जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु माने जीसस क्राइस्ट वो कुछ कह रहे, ऐसा लगता उनको, ऐसा लगता जब घंटी चर्च की बजती। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश पर फैल रही है।
दूर दूर फैले पहाड़ के मुखटे गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। वो कहती है जो जब शाम के समय में आकाश में सूर्य ढलता है और उसकी जो गुलाबी धारियाँ होती है आसमान में, वो धारियाँ ऐसे फैल जाती, ऐसा प्रतीत होता। और दूर दूर पहाड़ में जैसे लग रहा वो उसका जो मुंह है सूरज डूब रहा है, उसका मुखौटा गहराने लगी, अब बुझ रही है, मतलब सूरज डूब रहा है। और देखते देखते अंधेरा हो जाता है और घरों की बत्तियां टिमटिमाने लगती है। और वो जब शाम हो जाता है उस पर रीछ का जो रौनक होता है, दुकान की जो मॉलें खुल जाती है और उसकी चमक का तो क्या कहने। उसमें जो भीड़ होती है वो भीड़ से कोलाहल होता है, मतलब हल्ला हो जाता है। हाँ, आदमी लोग चहल पहल कर ले, दुकानों में जाए, उसका अलग ही रौनक है। कहती है कहाँ सबसे ज़्यादा स्कैंडल पॉइंट की। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो वो कहती है स्कैंडल पॉइंट में जो उनके ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में एक ये शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा हुआ था, मतलब ट्रेन का मॉडल उसमें सजा के ऐसे रखा हुआ था। तो ट्रेन जो पटरियाँ में चलती वो पटरियाँ, उसके छोटे छोटे डिब्बे और वो ऐसे सुरंग बना हुआ, जिस सुरंग से जैसे ट्रेन कुछ सुरंग से जाती है, वो सुरंग बना हुआ, उसके साइड में जो लाइन ये खड़ा जो सिग्नल का खंबा, तो ऐसे सब बना हुआ मॉडल रखा हुआ था उस शोरूम में। शिमला के जो वहाँ एक शोरूम में वो चीज़ रखा हुआ था, शिमला कालका ट्रेन का जो मॉडल। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखता। एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, वो देखो वो गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो लेखिका कहती है कि पिछले टाइम में जब उनके समय में कोई फास्ट ट्रेन गाड़ी नहीं थी, ये फास्ट ट्रेन चलने वाली गाड़ी सिर्फ ये शिमला कालका ट्रेन थी और कभी कभी हवाई जहाज उनको देखने को मिलता था। तो दिल्ली में जब भी हवाई जहाज ऐसे उड़ता था तो बच्चे लोग घर से बाहर आ जाते थे और देखते थे विशालकाय पंछी आकाश में उड़ रहा, और देखते देखते गायब, क्योंकि एरोप्लेन की जो हवाई जहाज की रफ्तार ही ऐसी होती है। तो वो कहती, तो वो उस समय वही शिमला कालका ट्रेन होता था और एक हवाई जहाज़ था, तो उसी को देख के बच्चे लोग बहुत खुश होते थे। तो वो कहती शिमला में वो जहाँ वो मॉडल रखा हुआ था वो दुकान, उसके साथ उनको और एक दुकान होता है वो नहीं भूलती। तो वो दुकान क्या थी, जहाँ उनका पहला चश्मा लगा था। तो वो उसके जो डॉक्टर थे अंग्रेज डॉक्टर थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो शुरू में उनको चश्मा लगाना कुछ अटपटा लगता, लेकिन जब लगाने लगे तो बच्चे लोग बड़े लोग कहते कि इस उम्र में चश्मा, आंखों में कुछ खराबी है, दूध पिया करो, ऐसे कह। तब वो सोचती इन लोगों को मैं जवाब दे दूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कुछ दिन बाद तो उतर जाएगी, है ना। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाना
लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है। तो वो कहती है कि डॉक्टर साहब ने तो उनको कहा था थोड़े दिन बाद चश्मा उतर जाएगा, लेकिन जितना दिन बढ़ रहा चश्मा तो उतरता ही नहीं, उल्टा नंबर कम होते जा रहा है। वो कहती इसका जिम्मेदार वो खुद स्वयं है, क्योंकि वो अगर कोई भी काम आप दिन की रोशनी में ना करके रात को लैंप में करोगे तो आँख तो खराब हो गई, इसीलिए उनकी आँख खराब हो गई थी। तो इससे क्या, जब पहनती थी चश्मा तो उनके जो चचेरे भाई थे तो उनको देखकर छेड़ते थे। उनको छेड़ा था। तो कैसे छेड़ते थे, देखो कैसी लग रही है, आँख पर लगाया चश्मा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसे तुक लेकर वो शायरी में ऐसे वो कहते थे, आँख पर लगाया चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी आँख में तो चश्मा लगा लिया है ताकि ये दूर का देख सके, पर ये लड़की को नहीं मालूम इसकी सूरत तो लंगूर की लग रही है, बंदर जैसे चेहरा लग रहा है। तो मैं खींची कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं था। तो वो गुस्से से माने गुस्सा से चिढ़ जाती थी लेखिका, तो उनको गुस्सा आ जाता था, लेकिन वो फिर सोचती ये शेर तो, लेकिन जो उन्होंने जो लाइन्स बोले हैं बना के वो तो बुरा नहीं है। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखते ही देखते रहे। बोलते हैं कि जब वो जो चचेरे भाई आए थे चिढ़ा के वो चले गए जब, तो उनके बाद वो आईने के सामने गई, आईने के सामने जाके देखती है अपना चेहरा, उतारती है फिर पहनती, उतारती है पहनती, पहन के उतारती है देखती है और क्या बोलती है, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैंने कि हाँ मैं लंगूर जैसे दिखती, नहीं नहीं, हाँ हाँ। ऐसा होता है ना, नेचर किसी का भी ऐसा है, एक नेचर है वो। तो बाद में कोई अगर चिढ़ा है तो वो जाकर चेहरा तो आईना में ज़रूर देखता है, वैसे लेखिका भी देखती है। वो कहती है मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, हाँ अच्छा भी और मजाक है। बोलते कि छोटे भाई का टोपा यानी जो टोपी लेके ऐसे अपने रखा, कुछ अच्छा भी लगा और मजाकिया भी, मस्त भी लगा, है ना, ऐसे तो उन्हें अच्छा लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरों के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगा। अब लेखिका कहती है कि तब था जो चश्मा लगाना उनको अटपटा लगता था, हाँ अब तो ऐसा लगता है चश्मे की आदत हो गई है, और अगर चश्मा वो उतार के रख देती है तो उनको ऐसा लगता है कि चेहरा खाली खाली हो गया, वो उनका एक पार्ट ही हो गया उनका, ऐसा लगता है। याद आ गया वो टोपा, काली काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपा लगाना पसंद करती हूँ। मेरे कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टा का ओढ़ना, कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो वो कहती है कि याद आ गया वो टोपी, वो काला चश्मा वाला काला फ्रेम वाला चश्मा लगाना, और उन दिनों वो सिर में टोपी लगाना पसंद करती थी। कई कलरिंग टोपियाँ उनके पास थी, पर कहाँ वो सीधे सरल से आसानी से टोपी लिया लगाया घूमते चले, और आज ऐसे दुपट्टा लगाना पड़ता है, लेखिका ऐसे कहती है। तो इस तरह से हमने ये बचपन पाठ पढ़ लिया, समझ लिया है। आपको ऐसे कैसे लगा आप कमेंट्स करके बोलिएगा, और इसको सुनिएगा एक बार दो बार, आपको पाठ समझ आ जाएगा। और इसी पर आधारित प्रश्न है, आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया तो आप इसका प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकेंगे। धन्यवाद।